जिसके मुताबिक केजरीवाल को बड़े बंगले अलॉट नहीं किए गए थे, बल्कि उन्होंने इन बंगलों के लिए डिमांड की थी। कल्चर है, ये खत्म करना है। ये आवाज आपके लिए नई नहीं होगी और ना ही ये अंदाज और ये अल्फाज तो कई बार सुने होंगे आपने। अगर आप अनजान हैं तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं इस शख्सियत से। ये आवाज, अंदाज और अल्फाज हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सरपरस्त अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल के इन अल्फाजों पर गौर किया आपने? नहीं किया तो फिर से सुनिए। ये जो वीआईपी कल्चर है, ये खत्म करना है। ना चाहे बंगला, ना चाहे गाड़ी, लेकिन शायद इनकी कथनी और करनी में फर्क है। वीआईपी कल्चर को खत्म करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उससे तो यही लगता है। दरअसल सादा जीवन की दुहाई देने वाले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही आलीशान बंगले में रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से उपराज्यपाल को चिट्ठी भी भेजी गई थी, जिसमें भगवान दास मार्ग स्थित 2 बंगलों की मांग की गई थी। गौरतलब है कि केजरीवाल को जब 5-5 कमरों के 2 डुप्लेक्स आवंटित किए गए तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। तब केजरीवाल ने ऐसा जाहिर किया था कि जैसे उन्हें डुप्लेक्स खुद ही आवंटित किए गए हैं या उन्हें ऐसे आलीशान डुप्लेक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये बात मीडिया में आई तो विवाद खड़ा हो गया था। आम आदमी नाराज हो गया और केजरीवाल सरकार परेशान। जनता के मूड को भांपते हुए केजरीवाल ने उस बंगले में जाने से इनकार भी कर दिया। आप अपना कैमरा ले जाओ, अभी खुला होगा शायद। अभी अलाउड नहीं है, लेकिन आज नहीं अलाउड, मैं बोल दूंगा उनका। सारे लोग फिर भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल इस घर पे? भाई 2 घर है, एक घर नहीं है। कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है। तो एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे। तो एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको। भाई वहाँ पे सवेरे जल्दी उठ के भी काम करेंगे, देर रात तक भी काम करेंगे, तो ऑफिस बनाने में क्या हर्ज है? रहेंगे तो 5 घर में ना। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है जी, बाकी तो और कोई फर्क नहीं। जिस घर में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ जी, उस घर को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है जी। और वैसे तो जिस घर में मैं जा रहा हूँ एक 5 कमरे का घर है, लेकिन कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए जी। और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। हैरत की बात तो ये है कि मासूमियत से मीडिया को जवाब देते केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कागजात से मेल नहीं खाता। दरअसल पिछले साल 30 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि मुख्यमंत्री ने भगवान दास रोड पर आवास संख्या 6-7 और 7-7 के आवंटन के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध किया जाता है कि मुख्यमंत्री को आवंटन के लिए इन्हें दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया जाए। उपराज्यपाल ने उसी दिन घरों के आवंटन को मंजूरी भी दे दी थी। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, अब क्या कहेंगे आप? हालांकि इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। खैर, वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन राजनीति में गंदगी साफ करने आए केजरीवाल को आम जनता के सामने इस चिट्ठी पर सफाई तो देनी ही पड़ेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में जमीन तलाश रहे केजरीवाल को एक के बाद एक लग रहे दागों से अपने दामन की हिफाजत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो विपक्ष आने वाले वक्त में उनकी राहें और मुश्किल कर सकता है। तन्वीर रिजवी, चैनल 1 न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल आए दिन नए नए विवादों में घिरते ही जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।
नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आरक्षण एक नाजुक मुद्दा है। इसे लेकर देश में खूब हंगामा हो चुका है, सड़कों पर खून बह चुके हैं। एक बार फिर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने नए सिरे से जाति के आधार पर आरक्षण हटाने की मांग कर दी है और इसके साथ ही सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। यहां तक कि इसकी गूंज लोकसभा में भी सुनाई देने लगी है। तो जनार्दन द्विवेदी के बयान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने उग्र तेवर अख्तियार कर लिया है। मायावती कतई नहीं चाहती कि जातिगत आधार पर आरक्षण की समाप्ति हो। इस मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ दो हाथ करने के मूड में है। जातिगत आरक्षण को लेकर बवाल, जनार्दन द्विवेदी ने उठाए सवाल, मायावती ने खोला मोर्चा। देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में जनार्दन द्विवेदी ने जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से गुजारिश की थी कि देश में जातिगत आधार पर आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और आर्थिक आधार पर कोटा लागू किया जाए। जनार्दन द्विवेदी का बयान, जातिगत आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है उसे जरूरतमंदों तक फायदा नहीं हो रहा है। मैं राहुल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कड़ा फैसला लें और आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति बने। जाति के आधार पर आरक्षण अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, मगर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के प्रक्रिया में आने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आरक्षण का लाभ पिछड़े दलित वर्ग की बजाय इस वर्ग के संपन्न लोगों को मिलता है। सामाजिक न्याय और जातिवाद में अंतर है। राहुल गांधी पार्टी घोषणा पत्र के लिए जनता से सीधी राय ले रहे हैं, इसीलिए वे उनसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक बड़ा फैसला करना चाहिए। लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर चर्चा होनी चाहिए। वे कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं। भविष्य में देश का नेता वही होगा जो जात पात के बंधन को तोड़ेगा, क्योंकि तभी समानता के आधार पर समाज का निर्माण हो सकेगा। आरक्षण कांग्रेस की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से जनार्दन द्विवेदी जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण को लेकर कोई नया गेम प्लान कर रही है। वैसे आधिकारिक तौर पर इस मामले में कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कांग्रेस जनार्दन द्विवेदी का इस्तेमाल कर लिटमस पत्र के तौर पर कर रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार ये देखना चाहते हैं कि जातिगत आधार पर आरक्षण को लेकर लोगों की क्या मानसिकता है। क्या आर्थिक आधार पर कोटा देने के नाम पर लोग जातिगत भावना से ऊपर उठकर गोलबंद हो सकते हैं और इसका लाभ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं। जनार्दन द्विवेदी के बयान से नाराज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चूंकि मायावती लंबे समय से बड़ व्यवस्था को कोसते चली आई हैं, जातिगत आधार पर राजनीति करती आई हैं। अब जब कांग्रेस की ओर से जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर सवाल उठने लगे तो मायावती को गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस मसले पर मायावती ने कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल जातिगत आरक्षण को लेकर कांग्रेस का इरादा कुछ भी हो, लेकिन जनार्दन द्विवेदी के बयान के बाद भारतीय राजनीति में एक नए तूफान की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मायावती ने तल्ख रवैया अपनाकर स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में यानी कांग्रेस जातिगत आधार पर मिल रहे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो बीएसपी और उग्र हो सकती है। जातिगत आधार पर जिन तबकों को आरक्षण मिल रहा है वो भी कांग्रेस की खुलकर मुखालफत करेंगे। आलोक नंदन, चैनल 1 न्यूज। जी, तो आरक्षण एक बड़ा और गंभीर साथ ही संवेदनशील मसला रहा है। देश में जब भी इसकी चर्चा हुई है, सवाल ये उठता है कि जाति पहले खत्म हो, आरक्षण पहले खत्म हो, और दोनों खत्म हो तो कैसे खत्म हो। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हैं, वासिक सिंह राणा जी हैं, बीजेपी नेता, साथ ही जयवीर शेरगिल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए।
जयवीर जी, सवाल पहला आपसे है। जनार्दन द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पार्टी की अगली स्ट्रेटजी है ये? जी, जनार्दन द्विवेदी जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पर जो ये स्टेटमेंट दिए हैं वो उनकी अपनी निजी सोच है, पर्सनल व्यू पॉइंट है। ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, हमें नहीं भूलना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। 1950 से उसको मजबूत करती आ रही है और आने वाले समय भी सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग जाति हैं उनके लिए काम करती रहेगी। जब 1950 में भारत का संविधान बना था तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 46, वो कांग्रेस पार्टी है जिसके 2000 अभी हमने 2 बिल अहम बिल लेके आए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, रिजर्वेशन, पोस्ट एंड सर्विसेज बिल 2008, जो ऑलरेडी सामाजिक रूप से पिछड़ी जाती है उनके लिए जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक सही मायने में इंप्लीमेंट हो, उसके लिए 117th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2012 लेके आ रहे हैं जो पोस्ट है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। तो ये कहना होगा हमारी कोई रणनीति नहीं बन रही, हम रिजर्वेशन सिस्टम में बिलीव करते हैं। पूछेंगे जनार्दन द्विवेदी से वो क्या कहना चाह रहे हैं? जनार्दन जी का जो बयान है, जो उन्होंने ये बात कही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, हमारा जो 2009 में मैनिफेस्टो था हमने उसमें बहुत क्लैरिफाई कर दिया था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन जरूर होगी, पर उस रिजर्वेशन का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे ना कोई इफेक्ट होगा, ना कोई प्रभाव होगा और ना ही हमारा स्टैंड उस पर बदलेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेंगी। चलिए मनोज जी, क्या लगता है आपको कि ये जनार्दन द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये, क्योंकि आरक्षण जो है गंभीर मसला रहा है, राजनीति खूब हुई है इस पे, बड़े लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। देखिए, जैसा कि शेरगिल जी ने भी कहा कि उन्होंने बिल्कुल अलग कर लिया जनार्दन जी के बयान से अपने आप को, कहा ये उनका निजी मामला है। देखिए, राजनीति में तरह तरह के प्रयोग अपने वक्तव्यों से लोग करते रहते हैं, थोड़ा फीडबैक लेने के लिए भी किया जाता है। अभी लोकसभा के चुनाव सामने आने वाले हैं तो हो सकता है कि एक ये फीडबैक के तौर पे बात डाली गई हो कि अगर इस तरह करें तो क्या रिएक्शन हो सकता है सोसाइटी में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि राजनीति दृष्टि से कांग्रेस इस तरह कोई जोखिम लेगी या कोई और दल लेगा जिसमें जाति के आधार पर ही मुख्य तौर पर राजनीति होती है और ये कोई जोखिम नहीं लेगा। जहां तक बात मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी उसे मुद्दा बना रही है यूपी बिहार में कि पिछड़े वर्ग का चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसके कारण कहीं इस चीज को खेलने की कोशिश की हो कांग्रेस ने कि भाई जाति के नहीं आर्थिक आधार पर हो, ताकि लोग जातियों से बाहर निकलकर एक आर्थिक आधार पर सामाजिक स्तर पर चीजों को देखें। ये संभव होगा? वासिक जी क्या लगता है, बीजेपी क्या सोचती है? मेरा कहना यह है कि 10 साल से ये सत्ता में बैठे केंद्र सरकार में और आज तक इनका कोई बयान नहीं आया। अब जनार्दन द्विवेदी इनके प्रवक्ता हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, सीनियर आदमी हैं, वो हल्की बात कभी करते नहीं है। इस तरह की जो बात है इनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस आज चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही, पिछले चुनावों में देखा है। तो एक इनका स्ट्रेटेजी का जो मेन मुद्दा है इस देश के सामने, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक हालात देश के बड़े खराब है, उन मुद्दों से कहीं हट जाए जिस पे ये चुनाव होने वाला है। ये जो 2014 का चुनाव है, ये आरक्षण ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा इस बार दूसरे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इनकी एक चाल है सिर्फ, और जो इनकी कोई खास कामयाब होने वाली नहीं है। आज देखा मोदी को विकास के नाम पे लोग, जयवीर जी क्या ये चाल है कांग्रेस की मोदी से बचने के लिए? आपने 7-8 रैली देखी होगी, इस तरह से भीड़ उमड़ के आ रही है। लोगों को विश्वास है कि एक आदमी स्वच्छ प्रशासन देगा और भ्रष्टाचार मुक्त इस देश में सरकार बनेगी। तो इस सब चीज को देखने के बाद इनको लग रहा है कि इसको कहीं भटकाए, जिससे मायावती और ये दोनों जो 10 साल जो मिलकर सरकार चला रहे हैं उससे मेन मुद्दे से हट जाए और इन मुद्दों पर चर्चा होनी शुरू। जयवीर जी क्या ये सच्चाई है इसकी? जी देखिए, ना ये कोई चाल है, कांग्रेस को ये कोई चाल चलने की ना ही कोई आवश्यकता है। मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हमारा विश्वास कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में हमने ही इंट्रोड्यूस किया है, हमने ही उसको मजबूत किया है। जहां तक इन्होंने बयान देने की बात की, वो अपना रिपोर्ट कार्ड देख लें और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देख लें कि उन्होंने पिछड़ी जाति में क्या क्या काम किया है। आखिर ये व्यथा नहीं, ये व्यथा क्यों है जनार्दन द्विवेदी जी को? ये व्यथा देखिए उसमें मैंने आपको कहा इसमें 2 बातें हैं। अगर कहीं आर्थिक
आधार पे कोई रिजर्वेशन लाने की बात होती है, वो हमने 2009 में ठीक है, लेकिन जाति की बात और ये भी क्लियर किया है। तो उस व्यवस्था को देखा जाए जो समाज में अभी मौजूद है, लेकिन इसको लेकर के अगर कोई नेता दुख व्यक्त करता है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। शेरगिल साहब, ये बयान जनार्दन द्विवेदी का है, क्लैरिफाई किया है। ये माफ करना शेरगिल साहब, जनार्दन जी की अपनी निजी सोच है, पर्सनल व्यू पॉइंट है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, माफ करना हमारे और कांग्रेस में बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारी सोच के बड़ा कम है। अगर इसको अगर आप ये कह के नकार दें कि उनका व्यक्तिगत विचार है, भाई हर चीज वही रखते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि लेकिन मनोज स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर कोई बात आपको घुमा के कहना चाह रहे हैं तो आप उनको व्यक्तिगत विचार कहना चाहूंगा। अगर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो हमारे पिछले काम है, कार्य किए हैं, वो हमारी उपलब्धियों के बारे बोलते हैं जो हमने पिछड़ी जातियों के लिए किए। अगर ये चाल होती तो हम वो कभी स्कीम्स पॉलिसी इंप्लीमेंट ही ना करते। तो इसमें तो सिर्फ एक राजनीतिक कर्तव्य है, सिर्फ आपसे एक बात करने के लिए आज जो मर्जी कह साहब सकते हैं। एक बात क्लियर करो कि द्विवेदी जी बहुत गंभीर नेता है, उनको पूरा देश जानता है, समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट विद्वान है और आपके स्पोक्स पर्सन है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का बयान दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें। जी, मैंने शुरू में ही कहा था, वो सीनियर लीडर है, उनकी एक अपनी सोच है। आर्थिक आधार पे बीजेपी आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होनी चाहिए, मैनिफेस्टो में भी कहा और हमने क्लैरिफाई कर दिया क्या बीजेपी को रिजर्वेशन पे ना कोई इफेक्ट होगा। ठीक है बासिक जी, बीजेपी की क्या रणनीति है? बीजेपी मानती है इसको जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब इस आरक्षण का जो विषय है, हाँ। आज वो एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा क्यों नहीं है? अब एजेंडा बड़ी राजनीति हुई, मंडल कमंडल सब इस पर बड़ा नहीं हुआ, इस देश पर बड़ा डिस्कस डिबेट हो चुका है। नहीं, जब बहुत कुछ माना जा रहा है कि जब में रथ यात्रा निकली आडवाणी जी की, तो वो मंडल राजनीति जो थी उसके विरोध में निकाली गई। तो क्या लागू हो चुका है? क्या मोदी जी बताएंगे कि वो उस वक्त सपोर्ट में थे या विरोध में थे? मनोज जी क्या लगता है ये राजनीति जो हो रही है, क्या बीजेपी को भी ये स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी को बताना चाहिए कि वो जाति के आधार पर आरक्षण चाहते हैं या आर्थिक आधार पे। और मैं मानता हूं कि बीजेपी में ये कहीं ना कहीं एक द्वंद्व रहा है, एक चिंतन रहा है कि आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिले। एक समाज में बड़ा वर्ग ये चाहता है कि जातियों का बंधन अब टूटे और आर्थिक आधार पे भी आरक्षण वो हो, और बीजेपी